प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सिक्योर सक्सेस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण का, चाहे वो हिंदी हो या संस्कृत का, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो बोर्ड परीक्षा हो या अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो टॉपिक व्याकरण का बेस है, वर्ड वर्ण परिचय को लेकर आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। वर्ण कहते किसे? वर्ण के बारे में हम लोग प्राइमरी से ही पढ़ रहे हैं, पढ़ने को प्राइमरी से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसमें अशुद्धियां त्रुटियां होती हैं, जिसको समझने के लिए आज हम इसको लेकर आए हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण में स्वर और व्यंजन है, लेकिन सबसे पहले जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं। मुख से निकली हुई वह छोटी ध्वनि जिसको विभक्त नहीं किया जा सकता, जिसको बांटा नहीं जा सकता है, उसके प्रतीक चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। प्रतीक चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। किसके प्रतीक चिन्हों को? ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। मुख से कोई ध्वनि निकलती है, उसको बताने के लिए, उसको उसका ज्ञान कराने के लिए हम एक चिन्ह लगाते हैं, बनाते हैं, उसी को वर्ण कहते हैं। जैसे हमारे मुंह से निकलती है ध्वनि आ। अब आ कैसे, आ को हम कैसे देखेंगे, कैसे पता चलेगा कि आ किसे कहते हैं, आ है क्या? तो उसी को एक चिन्ह के रूप में दर्शाया गया, बताया गया कि ये आ है। तो ये हमारे मुंह से निकली ध्वनि है, जिसको लिखकर, जिसको बताया गया और हम जानने लगे कि ये आ है। अब वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। तो वर्ण और अक्षर सामान्यतः एक ही है। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर। क्षर मतलब होता क्षरण होना, जिसका क्षरण ना हो, अर्थात जिसका विनाश ना हो, जो विभक्त ना हो, वही अक्षर है और वही वर्ण है। अब शब्द कई अक्षरों को मिलाया जाता है, कई वर्णों से मिलकर एक शब्द बनते हैं। जैसे राम कहा गया, राम। अब राम शब्द में हम देखते हैं कि रा, आ, मा, आ, इसमें र वर्ण है, दीर्घ आ वर्ण है, मा वर्ण है, आ वर्ण है। ये सारे वर्ण मिलकर राम जैसा शब्द बनाते हैं। तो कई वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनता है और कई सार्थक शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं। उन्हीं वाक्यों को बताने के लिए, उन्हीं वाक्यों को दर्शाने के लिए भाषा के माध्यम से हम वैचारिक अभिव्यक्ति को बताते हैं और उसी से भाषा का निर्माण होता है। तो बताया गया है कि भाषा वैचारिक अभिव्यक्ति का एक प्रमुख साधन है, जिससे हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। वो उसका जो माध्यम है उसे भाषा कहा जाता है। तो वर्ण को हमने समझ लिया, वर्ण से ही मिलकर शब्द बनते हैं, शब्द को भी समझा, और इन्हीं के द्वारा भाषा की ही सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अब वर्ण के अंतर्गत क्या क्या है, इसको हम जानेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। हालांकि वर्ण तो हम प्राइमरी से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब वर्ण के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ये हम जानेंगे। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता ना हो, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ये सारे स्वर, अर्थात इनके उच्चारण में किसी दूसरे स्वर वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वहीं व्यंजनों के उच्चारण में स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है, अर्थात बिना स्वर की सहायता के व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, उसके पहले आज अभी
स्वर जानेंगे। जैसा कि आप लोग पढ़ते आए हैं कि स्वर के बारे में अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं, उसी को हम और स्पष्ट से जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उनको स्वर कहा जाता है। स्वर के भेद बताया गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे अर्थात कम बल लगे उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जिन जिन स्वरों के उच्चारण में कम बल लगे अर्थात जिनको बहुत आराम से हम उच्चारित कर लें, जिनका उच्चारण हम आराम से कर लें, उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और ह्रस्व स्वर के अंतर्गत ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ, ह्रस्व री, ह्रस्व री। इस ह्रस्व को छोटा आ, छोटा भी कहा जाता है। अब तक जो हम प्राथमिक स्तर पे जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर छोटा बड़ा ये बताया जाता है। वहाँ ह्रस्व दीर्घ बताया जाता तो हम बोल ही नहीं पाते, इसलिए छोटे बच्चों को ये बताया जाता कि ये छोटा है, ये छोटी है, ये छोटा ऊ है, ये छोटा री है, ये बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ, ये बताया जाता है जिससे बच्चा पढ़ सके। इसीलिए हम इसको पढ़ पाए। जैसे अगर छोटा बच्चा है, अगर उसको पानी चाहिए तो वो पानी नहीं कह पाएगा, वो उसको मम कहेगा, मुझे मम चाहिए। अब लेकिन जिससे मम मांगेगा, अपनी माँ से मांगे, अपनी बहन से मांगे, अपने भाई से मांगे, वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये मम मम मतलब पानी मांगना चाह रहा है। ऐसे ही यहाँ ये जानने के लिए कि ये बच्चा पढ़ ले, जान ले, इसलिए उस समय बताया गया है कि ये छोटा है, ये बड़ा है। लेकिन इसको ह्रस्व, छोटे को ह्रस्व कहा जाता है, बड़ा मतलब दीर्घ कहा जाता है। तो ह्रस्व ये हैं, ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ, ह्रस्व री, ह्रस्व ली, ये आप लोग पढ़ते आए हैं। और दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे अर्थात अधिक बल लगे। जैसे हमने ह्रस्व में पढ़ा आ, ई, उ, री, रे, आराम से बोल लिया हमने। लेकिन अगर वही दीर्घ स्वर बोलना हो तो हम बोलेंगे दीर्घ आ, ई, उ, री, ए, ओ, आए, आओ। हमें अधिक बल लगाना पड़ता है इनके उच्चारण में। जैसे कि बताया गया है यहाँ पर कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात दीर्घ स्वर में अधिक बल लगाना पड़ता है उच्चारण में। और दीर्घ स्वर में कौन कौन से? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ री। यहाँ पर ए नहीं दर्शाया गया है, ए, आए, ओ, आओ, ये दीर्घ स्वर हैं। इन्हीं दीर्घ स्वरों में ये ए, ओ, आए, आओ, इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त स्वर, संयुक्त मतलब दो स्वरों से मिलकर ये बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे ए और आए, ये आ और ई मिलकर बनता है आ, ई मिलकर ए बनता है, इसलिए। और ओ और औ, आ और ऊ मिलकर बनते हैं, इसीलिए इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। अब एक है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जब दीर्घ स्वर को ही और अधिक बल लगाकर उच्चारण किया जाए, बोला जाए, उनको प्लुत स्वर कहा जाता है। इसमें बताया गया कि 3 मात्रा का समय लगता है। जब हम किसी को कोई हमारे साथ है, वो हमसे दूर चला जाता है और उसको पुकारने के लिए हम जब बोलते हैं तो वहाँ पर प्लुत का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी का नाम श्याम है तो हम लोग कहते हैं हे श्याम, तो ये या पे जोर लगाते हैं, अर्थात जिन स्वरों पे अधिक जोर लगाया जाए, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा अधिक जोर लगाया जाए, उनको प्लुत स्वर कहते हैं। और ये प्लुत स्वर दर्शाने के लिए जो स्वर होगा, दीर्घ स्वर होगा, यहाँ पर ये हिंदी की 3 ये संकेत मात्रा लगाई जाती है। जैसे ओम, हम ओम का उच्चारण करते हैं ओम, तो ओम ऐसे आपको मिलेगा, लेकिन पूरा कहीं कहीं आपको ये भी ऐसे भी मिलता है लिखने के लिए ओम। तो ओम में ये प्लुत का
प्लुत का संकेत दिया गया ओ मा, इसलिए ओम इस तरह यहाँ पर प्लुत को दर्शाकर ओम लिखा जाता है। और स्वरों के मात्राओं के लिए एक श्लोक है, एक मात्रो भवेत् ह्रस्वः द्विमात्रो दीर्घोच्यते त्रिमात्रस्य प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम, अर्थात हर्ष के लिए एक मात्रा और दीर्घ स्वर के लिए दो मात्रा और प्लुत स्वर के लिए तीन मात्रा और व्यंजन के लिए आधी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अब व्यंजन, व्यंजन को हल भी कहा जाता है, जैसे स्वर को अच कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि महेश्वर सूत्र में अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर आ जाते हैं, इसीलिए वहां स्वर को अच कहा जाता है। और यहाँ पर व्यंजन को हल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हल एक प्रत्याहार है और हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आ जाते हैं, इसीलिए व्यंजन को भी हल कहा जाता है। अब व्यंजन कैसे कहते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, बिना स्वर की सहायता के व्यंजन का उच्चारण हो ही नहीं सकता। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता की आवश्यकता हो उनको व्यंजन कहा जाता है। अब व्यंजन के भी व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? तो व्यंजन में है का वर्ग, का वर्ग, का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा, अंगा। जैसा कि आप लोग पढ़ते आए हैं, जानते भी हैं, का हलंत है, ग, घ, ङ। अब ये जो ङ है, इसके उच्चारण में विद्यार्थी अधिकतर गलती करते हैं। इसके क्या गलती करते हैं? ङ को ङ ना उच्चारित करके अंगा उच्चारित करते हैं, अंगा, जो कि गलत है। ये अंगा नहीं ङ है। ये जानते हुए भी त्रुटि हो जाती है, इसी को लेकर आज हम यही बताना चाहते हैं समझाने के लिए। ङ। अब अगला है च वर्ग, च वर्ग। च वर्ग में च, छ, जा, झा और य, ये पांच वर्ण आते हैं। च, छ, जा, झ, ये पांच वर्ण आते हैं। अगला है ट वर्ग, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड़। यहाँ भी ये जो ड़ा है, ड़ा को अधिकतर विद्यार्थी ड़ा ना कहकर अड़ा बोलते हैं, अड़ा, अड़ा। ये अड़ा नहीं ड़ा है, या इसमें ना आ होगा ना ही आ होगा, ये ड़ा है। बार बार उच्चरित विद्यार्थी ऐसे ही करते हैं, अड़ा, अड़ा नहीं, ये ड़ा है। अब त वर्ग, त वर्ग, त वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग, पा वर्ग, पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, ये आते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पा वर्ग, ये नाम दिया गया है। क वर्ग मतलब का परिवार, इन का वर्ग मतलब का परिवार, मतलब इनके अंतर्गत ये का, खा, गा, घा, ङ, ये पांचों वर्ण आते हैं। च वर्ग मतलब च, छ, जा, जा। च वर्ग मतलब चाप का जो परिवार है, इसमें ये पांचों वर्ण आते हैं, च, छ, जा, जा, ञ। ट वर्ग मतलब ट, ठ, ड, ढ, ढ़, ये ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। त वर्ग मतलब ता, था, दा, धा, ना, ये ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा, ये नाम दे दिया गया कि ये पांचों वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। अब इन जो पांच वर्ग है, इन पांच वर्ग में पांच पांच वर्ण है, इन ये 25 वर्ण हैं, इनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो भी वर्ण हैं, इनके जो उच्चारण स्थान है, उनके उच्चारण स्थानों से जिह्वा का स्पर्श होता है, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। अब बचा है अंतस्थ, अंतस्थ या, वा, रा, ला, ये चार वर्ण हैं, या, वा, रा, ला, इनको अंतस्थ कहा जाता है। और बचा क्या? शा, 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 हा।
इनका भी नाम है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में अंदर से हवा का घर्षण होता है, इसीलिए गर्म हवा निकलती है, रगड़ होती है अंदर, इसीलिए इसको ऊष्मण कहा जाता है। और बचा क्या? अगला है छ त्र ज्ञ। छ त्र ज्ञ, ये तीन जो व्यंजन हैं इनको संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो व्यंजन से मिलकर बनते हैं। क्ष का और श से मिलकर, और श में अंत में आ होता है, और ता और रा, ज्ञा में जा या, ज और या मिलकर ज, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जा और या, इसमें भी हलंत रहता है, अंत में उच्चारण के लिए आ जोड़ा जाता है यहाँ, अर्थात छ त्र और ज्ञ इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क और श मूर्धन्य श से मिलकर बनते हैं, और ता त और रा इनको त्र कहा जाता है। ये दो व्यंजन त और र से मिलकर बनते हैं, और ज्ञ ज और या, ज और या ये दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। और तीन सा जो कहा जाता है, ये तीन सा है, इनका भी हम मौखिक रूप से जो उच्चारित करते हैं, ये इसको बड़ा सा, ये खट्टी सा और छोटा सा उच्चारण करते हैं, इसको बोला जाता है तालव्य सा। तालव्य सा, और ये है मूर्धन्य सा, ये है दंत सा। तालव्य सा, ये जिसको बड़ा सा ज्यादातर हम लोग बोलते हैं, ये खट्टी सा मूर्धन्य सा, इसको बोला जाता है मूर्धन्य सा, ये है दंत सा। आज और अयोग वाह वर्ण, अनुस्वार अनुस्वार और विसर्ग को, अनुस्वार और ये विसर्ग, इन दो को अयोगवाह भी कहा जाता है। तो वर्ण परिचय को लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, और व्यंजन में उच्चारण में स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण और संयुक्त व्यंजन, इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में उच्चारण स्थान से जिह्वा का स्पर्श होता है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तालव्य सा इसको कहा जाता है, इसको मूर्धन्य सा, इसको दंत सा। अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग, इनको अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। आज इन्हीं वर्णों को लेकर आप लोगों के समक्ष हम उपस्थित हुए थे। इसके बाद एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। उम्मीद करते हैं कि जो भी आज बताया गया ये आप लोगों के लिए लाभान्वित हो, और इसी उम्मीद के साथ एक नया टॉपिक लेकर हम आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।